गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। चैप्टर में पढ़ा रहा था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 7 हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक होगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिजर्व्स, पहला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है बच्चा, तो आज आप मेरे साथ तैयार हो जाइए। ठीक है, आइए। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आएगा बच्चे, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां देखिएगा, इस क्वेश्चन में XYZ 3 पार्टनर है। याद रखिएगा, XYZ 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। और जेड रिटायर कर गया, क्रॉस कर दे रहा है, जेड रिटायर कर गया। और उसका बैलेंस शीट दिया हुआ है इस फॉर्म का। बिल्स पेबल 80,000, जनरल रिजर्व 60,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000, कैपिटल XYZ का दिया हुआ है 3, 2, 1 लाख 6 लाख टोटल हो गया। लैंड दिया हुआ है 3 लाख, बिल्डिंग दिया हुआ है 2 लाख, मशीनरी दी हुई है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 1,50,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। ये जो एसेट्स में आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेबिट बैलेंस। इसी को बोलते हैं बच्चे डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है बाबू लॉस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? लॉस। ठीक है बच्चा, आगे देखिए, आगे देखिएगा एकदम ध्यान से। ऑन द डेट ऑफ जेड्स रिटायरमेंट द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड टू बी 12,000। मतलब ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 है, उसके कंपेरिजन में एक क्लेम भी आ गया है 12,000 का। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 1,45,000 है। आपने गौर किया कि बुक वैल्यू था 1,50,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 10,000 और यहाँ पे मार्केट वैल्यू भी दिखा हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन बनाने के पीछे मेरा लॉजिक ये था, चूंकि मैं आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो टॉपिक है वो रिटायरमेंट में मैंने नहीं पढ़ा है, ऑल्दो ये रिटायरमेंट में भी है। और मैंने आपको बताया था कि ये एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं 2 जगह, तो फिर मैं तीसरी जगह आपको नहीं पढ़ाया, क्योंकि सेम वहां पे आपको मैंने पढ़ा चुका हूं। तो आइए, सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस एंड जेड्स रिटायरमेंट। मतलब इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज बतानी है, किसके किसके, तो क्लियरली बोला है कि जनरल रिजर्व का बताइए, जो ये देख रहे हैं 60,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बताइए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का बताइए, और प्रॉफिट एंड लॉस जो 40,000 का डेबिट बैलेंस है उसका बताइए। ठीक है बच्चा, आपने क्वेश्चन अच्छे से देख लिया है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी देख लीजिए, 2:2:1 है, जेड रिटायर कर गया है। हमको बस 2:2:1 से मतलब है और कुछ नहीं, ओल्ड रेशियो में ही सारा चीज बटेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपके पास सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूं, यहां से जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो सबसे इजी है मैं उसी को बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे इजी जो है वही पार्ट मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे इजी आपने देखा वहां पे जनरल रिजर्व दिख रहा था। तो जनरल रिजर्व को जब आप क्लोज करेंगे, जनरल रिजर्व एक लायबिलिटी है, और जब भी इसको क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और आपने देखा था कि अमाउंट था 60,000। और चूंकि जनरल रिजर्व को क्रिएट करने में सारे पार्टनर्स का हाथ था, यानी XYZ तीनों पार्टनर का हाथ था, तो ये तीनों पार्टनर्स के बीच में चला जाएगा। तो 2x कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि फिक्स नहीं माना गया है। वाइस कैपिटल अकाउंट, जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। टू जेड से कैपिटल अकाउंट। आप यहाँ नरेशन में लिख सकते हैं, चलो मैं भी लिख देता हूं। जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू या डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स in their old ratio।
इन देयर ओल्ड रेशियो, हमेशा याद रखिएगा ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफर होगा। अब 50-60 हजार को आप अगर ओल्ड रेशियो, जो कि मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपके लिए लिख दे रहा हूँ इजी के लिए, रेड पेन से मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप कैलकुलेशन मन में भी कर सके कोई बच्चे अगर चाहे तो 2:2:1 है बच्चे। अब आप 5 ये सबको जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 2 + 2 + 1, और 5 से इसको 60,000 में डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, यानी 12 2s are 24,000, और यहाँ भी 24,000, और ये 12,000 का 12,000 ही रहेगा। इसके बाद जो सबसे इजी वाला है ना बच्चे, वो है प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना, जो एसेट साइड में है। तो चलो मैं उसको ही बांट देता हूँ। चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में है, वो लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लॉस को जब भी आप कैंसिल करते हैं ना तो वो क्रेडिट होता है। लॉस को जब भी कैंसिल करते हैं तो क्रेडिट होता है। तो अगर हम बात करें, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लो, पहला जनरेटिव हो गया है, तो XYZ 2 यहाँ पे लिख सकते हैं 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस है, ये क्लोज करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। और आपने देखा था बच्चे, ये 40,000 रुपया दी हुई थी, और लॉस को बांटने के कारण फर्म का जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो भी घट जाएगा, और घटेगा तो वो डेबिट हो जाएगा, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट DR, एक्स कैपिटल अकाउंट DR, वाइस कैपिटल अकाउंट DR, ठीक है बच्चा, जेड्स कैपिटल अकाउंट DR, और हम इसको बांटेंगे जब 40,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8,000 आएगा, 8 2 जा 16,000, 8 2 जा 16,000, और 8 1 जा 8, 8,000 क्लियर हो गया। नेडेशन आप चाहे तो लिख सकते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, आप लिख सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ, एक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड लिख सकते हैं। चलो इस बार डिस्ट्रीब्यूटेड ही लिख देता हूँ ताकि कोई भी आप लिख सकें। डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है बच्चा। अब ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ 2:2:1, तो आप यहाँ ये भी ऐड कर सकते हैं ऑफ 2:2:1, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 चीज तो आप समझ गए जो इजी था, मैं फिर से आपको दिखा दूं। ये 2 चीज आपने देखा एकदम इजी था। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने देखा यहाँ पे 40,000 का, और ये जनरल रिजर्व देखा 60,000 का। अब हम बात करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, लेकिन इसमें तो क्लेम है सर 12,000 का। तो जब क्लेम आता है ना 12,000 का बच्चे, तो क्लेम एक लायबिलिटी है, तो सबसे पहले तो हमको रिजर्व को क्लोज करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। और जब भी क्लोज करेंगे ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया, कोई भी रिजर्व को आप क्लोज करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। जैसे अभी जनरल रिजर्व को क्लोज किए तो डेबिट हो गया, उसी तरह वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्लोज किए तो डेबिट हो जाएगा। इसमें कोई गलती नहीं होगा, आप आंख बंद करके कर दीजिएगा। और यहाँ पे 40,000 लिखी हुई है, आप भी लिख दीजिएगा। आपने देखा कि एक क्लेम भी है, और जब भी क्लेम होता है तो ये एक लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी को आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू, आपको याद होगा मैंने स्टेटमेंट भी सिखाई थी, अगर प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। और आपका क्लेम था बच्चे, मैं यहाँ रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि आपका हौच-पौच ना हो, अलग कलर रहेगा, आप देख सकते हैं 12,000 था क्लेम। क्लेम की वैल्यू कितनी थी? 12,000 थी। अब हमें क्या करना है, जो रिमेनिंग रिजर्व बचा है उसको ऑल पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, और जब बांटेंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो 2 वाइस कैपिटल, एक्स कैपिटल और 2 जेड्स कैपिटल, ठीक है बच्चा। यहाँ पे जरा हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 40,000 में जो क्लेम आया है 12,000 आप अगर घटा देते हैं,
10 में से 2 गया 8 और 3 में से गया 2, 28,000 हो गया। अब इस 28,000 को आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो जब 28,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मोटा मोटी 5 5 25 आएगा और 3 5 करीब करीब 56 आएगा बच्चा। ठीक है ना, 5 से आप डिवाइड किए हैं तो 5600 आएगा। अब 5600 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो जब रेड पेन से चलो लिख देते हैं। जब 5600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब करीब आएगा 6 2 12 और 5 2 10 1 11, 11,200 के करीब आएगा। तो जाहिर सी बात है ये भी 11,200 के करीब आएगा और ये तो 5600 ही आएगा। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं ही होगा, 2:2:1 का रेशियो है। अगर आप बात करें नरेशन का तो थोड़ा सा इसका नरेशन बड़ा होगा। मैं आपको कोशिश करूंगा इसी में बताने के लिए। तो आप क्या कीजिए, चलिए नरेशन भी लिख लेते हैं हम लोग। यहां से शुरू करते हैं, स्पेस है मेरे पास जगह, तो लिखता हूं प्रोविजन made for workman compensation claim, यहाँ लिखा हूं शॉर्ट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, आप जरा डिटेल में लिख लीजिएगा। एंड द सरप्लस, जो सरप्लस बचा 28,000, एंड द सरप्लस रिजर्व ट्रांसफर to all the partners in their old ratio, है ना। काम खत्म हो गया बच्चा, ठीक है। क्योंकि मैं आगे कुछ क्वेश्चंस लिख लिया हूं इसीलिए मैं इस पेज का यूज कर रहा हूं। मेरे पास इतना ही स्पेस है और एक जनरलिटी और बची हुई है इन्वेस्टमेंट की। तो जरा इन्वेस्टमेंट का ध्यान देते हैं कॉन्सेप्ट को। इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको जरा एक पेज लेता हूं और मैं उस पेज पे आपको समझाता हूं कि कैसे वो बनेगा। ठीक है बच्चे, तो जरा वेट कीजिएगा, आइए शुरू करता हूं। ये पेज पे आपको समझाता हूं। जरा आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन जरा देख लीजिए आप। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 10,000 का और मार्केट वैल्यू 1,45,000 है। क्वेश्चन आप देख लिया, तो आइए समझते हैं। समझा देता हूं आपको, वैसे ऑलरेडी समझाया हूं, इस चैप्टर में फिर से मैं समझा दे रहा हूं। तो आपको देखना है मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू। तो आपने देखा कि बुक वैल्यू है 1,50,000 जो कि एसेट साइड में दी हुई थी। मार्केट वैल्यू नीचे दी हुई थी एडजस्टमेंट में, जो कि 1,45,000 हुई। फॉल इन वैल्यू आप कितना हो गया, फॉल इन वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हैं, फॉल इन वैल्यू। फॉल इन वैल्यू कितनी हुई, तो फॉल इन वैल्यू की फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। तो बुक वैल्यू आपका बच्चा 1,50,000 था और मार्केट वैल्यू 1,45,000 का था। तो आपका नुकसान जो फॉल इन वैल्यू हुई वो हुई है आपको 5,000 रुपया का। और आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000 है और नुकसान आपको सिर्फ 5,000 का हुआ है। यानी जो एक्स्ट्रा 5,000 होगा वो पार्टनर्स के बीच में चला जाएगा। मैं फिर से बता दूं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू शॉर्टेज हुई है, कम हुई है, वो सिर्फ 5,000 से हुई है और आपने फंड तैयार करके रखा था 10,000। मतलब यूं सोचो, शादी के नाम पे आपका 10,000 रुपया पैसा जमा करके आपके पापा ने रखे थे और शादी में सिर्फ 5,000 खर्चा हुआ, तो पापा रिमेनिंग 5,000 क्या करेंगे, फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो उसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए अगर हम यहाँ बनाते हैं तो फिर से एक फंड को बंद करना है। तो फंड एक रिजर्व ही है, तो उसको जब बंद करेंगे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट DR आप कर देंगे, 10,000 का था।
और आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, और जब भी इन्वेस्टमेंट एसेट है कम होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुई थी? तो आपने गौर किया कि इन्वेस्टमेंट आपका 5,000 से कम हुई थी, यानी आपके पास फंड का 5,000 एक्स्ट्रा बचा हुआ है। उसको सीधे उठा के ओल्ड पार्टनर यानी ऑल पार्टनर यहाँ पे उनके बीच में बांट देंगे। ऑल पार्टनर ही यहाँ पे ओल्ड पार्टनर है। O3 का कंसेप्ट यहाँ पे भी लागू हुआ है, नो डाउट, लेकिन यहाँ ऑल हम इसलिए बोल रहे हैं बार बार क्योंकि ओल्ड पार्टनर ऑल पार्टनर है, सारे पार्टनर्स ओल्ड ही हैं। ऑनलाइन एडमिशन, अब 5,000 को 2 to 1 में बांटना तो हमसे पूछेंगे भी नहीं, आप सीधे 2 1,000 कर देंगे। 5,000 को 2:2:1 में बांटना हमको नहीं लगता कि समझाने की जरूरत है। खैर, अगर हम बात करें बच्चे नरेशन की, तो इसकी नरेशन आप ध्यान से देखेंगे। आप यहाँ लिखेंगे फॉल इन मार्केट वैल्यू, फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन ही उतारना है हमको, फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम, कहां से हुआ? मेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, हमने वो फंड उसी के लिए तैयार किया था ना कि अगर मार्केट वैल्यू कम हो गई तो हम इसे यूज कर लेंगे। एंड द सरप्लस जो बची हुई है ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, है ना बच्चे? क्लियर हो गया? बात समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन में चूंकि क्लियरली बोला हुआ था कि आप रिजर्व की ट्रीटमेंट कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रीटमेंट कीजिए, तो मैंने वो सारा ट्रीटमेंट 1 by 1 आपको समझा दिया। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। वैसे आपको फिर से बता दूं, ये आप 100%, थोड़ा भी नहीं, 100% ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब पूछेंगे सर कहाँ पढ़ चुके हैं? तो भाई आपने पढ़ा है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है। तो एक तरह से यूं सोचो कि आपका रिवीजन हो रहा है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर से पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है ना? आप तो ऐसे हो ही, है ना? तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्यों हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं, क्या रीजन है कि रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स का और लायबिलिटी की दोबारा मूल्यांकन करते हैं। क्या रीजन है कि रिटायरमेंट के समय इन सभी चीजों का मूल्यांकन किया जाता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होगा तो वो छोड़ के जा रहा है बिजनेस। अब छोड़ के जा रहा है तो उसके द्वारा जो एसेट्स बनाया गया था उसकी वैल्यू या तो बढ़ गई होगी या तो घट गई होगी। तो अगर वैल्यू बढ़ गया तो वो जो जाने वाला पार्टनर है वो अपना शेयर छोड़ के नहीं जाएगा। अगर वैल्यू घट गई तो जो बचा हुआ पार्टनर है वो बोलेगा भाई तुम्हारा भी हाथ था और हम ही लोग क्यों बियर करेंगे। दो बात हुई। मैं फिर से बता दूं कि अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है ना, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अगर छोड़ के जा रहा है, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जा रही है तो वो बोलेगा ना कि एसेट्स की वैल्यू तो आज की डेट में ज्यादा है तो हमको शेयर मेरा दे दो, क्योंकि हमने भी तो इस एसेट्स का क्रिएशन में योगदान दिया था। तो भाई रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं एसेट्स की वैल्यू घट गई है तो वैसी स्थिति में लॉस होगा, और लॉस केवल रिमेनिंग पार्टनर क्यों बियर करेगा, रिटायरिंग पार्टनर का भी तो हाथ है उसमें। तो इसीलिए किसी भी पार्टनर को घटा नुकसान ना हो, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर हो चाहे वो रिमेनिंग पार्टनर हो, दोनों को कोई भी नुकसान या घाटा ना हो, इसलिए हमको एसेट्स और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट या रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। तो आइए जरा यहाँ पे हम जो कंसेप्ट लिखे हैं मैं उसको पढ़ के बताता हूँ।
टू शो द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट देयर करेंट या करेक्ट वैल्यूज। पहला तो कारण है कि एसेट्स और लाइबिलिटी का आज के डेट में क्या वैल्यू है या करेक्ट वैल्यू क्या है आज के डेट में, उसको लिखने के लिए रिवैल्यूएशन करनी जरूरी है। दूसरा जो हमने बताया, टू इंश्योर दैट रिटायरिंग और रिमेनिंग पार्टनर्स आर नॉट एट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। एसेट्स और लाइबिलिटीज के वैल्यू में चेंज होने के कारण चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर हो चाहे वो रिमेनिंग पार्टनर हो, दोनों को कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो, इस कारण से रिवैल्यूएशन एसेट्स की जाती है। तीसरा कारण, भाई कभी कभी क्या होता है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, वो रह जाती है। तो अगर हम फिर से ध्यान लगा के अपने एसेट्स का रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमको इसकी प्रॉपर वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है बच्चे, तो आइए, तो आप समझ गए होंगे। Treatment of revaluation of assets and liabilities is exactly similar to that followed at the time of change in profit sharing ratio and admission of a partner। मैंने वैसे भी शुरू में ही बताया, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 100%, 10% भी नहीं, 100%, 90% भी नहीं, 100% का बात कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको डिफरेंस बता दूं। ओनली डिफरेंस क्या है कि जब एडमिशन होता था उसमें न्यू पार्टनर को इससे कोई लेना देना नहीं होता था कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ी या घटी, और रिटायरिंग पार्टनर को लेकिन उससे लेना देना है, क्योंकि एडमिशन वाले जो केस है उसमें न्यू पार्टनर तो बिजनेस में था नहीं, लेकिन रिटायरिंग पार्टनर बिजनेस में था। तो चूंकि ये ओल्ड पार्टनर्स O3 का कॉन्सेप्ट वाले केस है, इसीलिए एडमिशन से थोड़ा सा अलग है। उसमें न्यू पार्टनर को नहीं मिलता था, उसमें सारे ओल्ड पार्टनर को मिलता था, और यहाँ पे ओल्ड पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर भी है। ठीक है बच्चे, तो आइए, दो मेथड्स होते हैं रिवैल्यूएशन of assets and liabilities के। पहला, when revised value are to be recorded in the books, मतलब जो नया वाला बैलेंस शीट है, न्यू वाले बैलेंस शीट है, उसमें रिवाइज्ड वैल्यू लिखा जाए। जो न्यू वाला बैलेंस शीट है उसमें रिवाइज्ड वैल्यू लिखा जाए। दूसरा, when revised value are not to be recorded in the books, इसका मतलब हुआ जो न्यू वाले बैलेंस शीट है उसमें रिवाइज्ड वैल्यू नहीं लिखा जाए, नो, है ना। यहाँ पे यस कहने का मतलब है कि पहला केस जब जो भी चेंजमेंट हुई है एसेट्स की या लायबिलिटीज के वैल्यू में, उसको उसी तरीके से लिखा जाए नए वाले बैलेंस शीट में, या उसको नहीं लिखा जाए। तो सबसे पहला केस है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जब रिवाइज्ड वैल्यू को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं। और कोई एक बात और बता दूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो हमेशा ये वाला सेट को फॉलो कीजिएगा, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। यानी कि आप अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो जब आप नया वाला बैलेंस शीट बनाइएगा, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का जो बैलेंस शीट बनेगा, उसमें आप रिवाइज्ड वैल्यू को ही लिखिएगा। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले व्हेन एसेट्स आर टू बी रिकॉर्डेड एट द रिवाइज्ड वैल्यू, देन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इज डन with the help of an account titled revaluation account या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जब कभी हम लोग रिवाइज्ड वैल्यू लिखते हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म में, वैसी स्थिति में हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, या रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आते हैं। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों हो सकता है एग्जाम में, या तो आपसे जर्नल पूछी जा सकती है या तो लेजर पूछी जाती है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होती है ना बच्चे, उस लॉन्ग क्वेश्चन में अभी तक जो पैटर्न था उसमें 8 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता था उसमें एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में ऑप्शन होता था। तो बहुत सारे जो कमजोर बच्चे हैं, मेरा एक चैप्टर वहां पे छोड़ के चले जाते थे। ये अच्छा भी है, मान लो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में ऑप्शन का क्वेश्चन आए, तो आप क्यों दोनों चैप्टर पढ़ोगे, एक ही चैप्टर पढ़ के अपना काम निकाल लोगे। लेकिन जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो वो दोनों चैप्टर को जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अब कहाँ मदद मिलेगी, हो सकता है कि उनको कोई क्वेश्चन जल्दी बन जाए उनसे, या उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इस कारण से भी वो पढ़ लेंगे, भविष्य में उनको काम आ जाएगा। तो आइए, सबसे पहले फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो
आपको मैं शुरू में ही बताया था, पर थोड़ा सा एक बात बताना भूल गया। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ मैंने बताया ना बच्चे, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट होने के कारण जो इसका डेबिट साइड है वो जो लॉस होगा उसको फीचर करेगा, और जो क्रेडिट होगा वो गेन को फीचर करेगा। ठीक है ना। तो आप बताइए ना, कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो फायदा होगा कि लॉस? भाई सर फायदा होगा। तो जब भी फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। वैसे इंटर आप समझ गए होंगे, एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट होगी। एसेट्स जब बढ़ता है ना, एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, और जब भी घटता है तो क्रेडिट होता है। तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है तो एसेट्स को डेबिट कर दीजिए और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट फायदा हो जाएगा ना एसेट्स को बढ़ने से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो वो हो जाएगा क्रेडिट, उससे फर्म को नुकसान होगा और नुकसान को रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में डाल देंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं तीसरी, फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ए लायबिलिटी। अगर कोई लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है, वैसे स्थिति में भी फर्म को नुकसान हो जाता है, और नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा। और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगा। याद रखिएगा, यहाँ लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है। ये चार चीज जरूरी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अच्छा, डिक्रीज वाला भी बता दूं, फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ए लायबिलिटी। अगर कोई लायबिलिटी की वैल्यू घटती है तो फर्म के लिए फायदा होता है, और फायदा को रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, और लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चे। फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए फिर से मैं एंट्री बता दूं, सेम अनरिकॉर्डेड एसेट्स है उसको रिकॉर्ड करेंगे तो यानी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो डेबिट होगा, और बढ़ने से फर्म को फायदा होगा, और फायदा को रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर कोई लायबिलिटी का रिकॉर्डिंग करना है, छूट गया था, तो वैसी स्थिति में लायबिलिटी बढ़ेगा, और लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, बढ़ने से फर्म को नुकसान होगा, और नुकसान को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। इतना जो 6 आइटम है वो एसेट्स और लायबिलिटी के बढ़ने घटने से ही है। अब हमको फायदा हुआ या नुकसान हुआ उसको देखते हैं, है ना। तो 7वां एंट्री होता है फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो बैलेंस बचा, यानी कि डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है, उसके बेसिस पे हम लोग को देखना होता है। तो जब क्रेडिट साइड ज्यादा होता है डेबिट साइड से, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा होता है डेबिट साइड से, वैसी स्थिति में फर्म को प्रॉफिट हो जाता है, और प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पार्टनर्स का कैपिटल को बढ़ा देंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन को कैंसिल करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना भाई, फर्म को प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैंसिल अब करना होगा। ठीक है ना, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट को बराबर करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट वाला साइड ज्यादा है तो हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट को उतना सा डेबिट करना होगा। ठीक है ना, और उसके कारण फर्म्स का कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ऑल दी पार्टनर्स, फिर से इन ओल्ड रेशियो, चूंकि एसेट्स और लायबिलिटी को क्रिएट करने में सारे पार्टनर्स का हाथ था, यहां तक का जो रिटायर कर रहा है उसका भी। मान लेते हैं कि डेबिट साइड ज्यादा हो जाए क्रेडिट साइड से, जाहिर सी बात है कि रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड ज्यादा होगा, तो रिवैल्यूएशन को क्लोज करने के लिए तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना होगा। भाई रिवैल्यूएशन डेबिट ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन को क्लोज करने के लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखना होगा। मैं बार बार बताता हूं कि रिवैल्यूएशन का डेबिट और रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बराबर होना चाहिए, लेकिन रिवैल्यूएशन के डेबिट तो ज्यादा है, तो जितना से ज्यादा है उतना से क्रेडिट भी करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन को, और इस बार फर्म को नुकसान होगा, और नुकसान पार्टनर्स कैपिटल को घटाएगा, और घटाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देगा। ये भी पुराने रेशियो में। अब जरा रिवैल्यूएशन के फॉर्मेट को बात करें तो जरा देख लीजिए, फॉर्मेट आपको याद होगा। डेबिट साइड में सारे लॉसेस को लिखेंगे हम, और क्रेडिट साइड में सारे गेन्स को लिखेंगे। तो देखिए, कोई भी एसेट्स घटेगा, डिक्रीज होगा तो आपको नुकसान होगा, तो आप डेबिट कर दीजिएगा। कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो डेबिट कर दीजिएगा। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, मतलब अचानक से कोई लायबिलिटी आप बढ़ा रहे हैं, वैसे की स्थिति में फर्म को नुकसान होगा, फिर से डेबिट कर दीजिएगा। इधर देखिए,
कोई भी एसेट्स बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा तो फायदा हो जाएगा। कोई भी लायबिलिटी जो है डिक्रीज करेगा तो फायदा हो जाएगा। कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स आप रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट बढ़ेगा तो फायदा हो जाएगा। अब देख लेंगे कौन ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। खैर, इससे आप समझ गए तो ठीक है। मैं एक क्वेश्चन भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।